तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के नए वीडियो में। आज वेरिएबल मास सिस्टम्स पर होगी चर्चा और जिस एग्जाम्पल के जरिए हम समझने वाले हैं वो है एक रॉकेट। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले मैं साफ कर देता हूं। किसी भी पल एट एनी टाइम, मान लीजिए t बराबर 5 सेकेंड्स पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रॉकेट की स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है, तो वो होगी ये। अगर कोई आपसे पूछे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे रॉकेट पे लगने वाला अपथ्रस्ट, मतलब जो फोर्स रॉकेट को ऊपर लेके जा रहा है उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, वो कितना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। किसी भी पल एट एनी टाइम t इफ यू वांट टू वर्क आउट द एक्सेलरेशन इन द रॉकेट, भाई वो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है, तो वो कितना होगा, वो होगा ये तमाम चीजें हमारे रहेंगे आज के ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, वेरिएबल मास सिस्टम हमने जो फिजिक्स अभी तक पढ़ी है, मैकेनिक्स, अधिकतर इनफैक्ट सेकंड लॉ को समझाने के लिए भी मैंने मास को कांस्टेंट मान लिया था। जरूरी नहीं है कि मास कांस्टेंट हो सकता है समय के साथ मास में बदलाव आए, हो सकता है वो बढ़ते जाए, हो सकता है वो घटते जाए। आपको ये समझना जरूरी है कि वेरिएबल मास सिस्टम्स होते क्या हैं। आप मान लो कि सर ये ट्रक का बैक पोर्शन है, ये ट्रक है सामने, ये ऐसा, ठीक है, ये पीछे लगा हुआ है। अब यहां पे ट्रक में भरा हुआ है रेत। अब यहां से ये जो पूरा का पूरा रेत है, अब यहां पे हो गया सुराग हो गया, तो रेत क्या होगा, बाहर निकलते जाएगा। तो ट्रक तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ समय तो आगे बढ़ेगा बच्चों, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मास क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। तो अब आपके सामने प्रश्न ये है, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या इसकी वेलोसिटी घटेगी। ये तमाम चीजें जो है वो वेरिएबल मास सिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं एक ही वीडियो पुटअप कर रहा हूँ और हम रॉकेट के इक्वेशन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। नीचे कमेंट में मेरे को बताओ कि क्या आप और वीडियोस चाहते हो वेरिएबल मास सिस्टम्स में, और इस पर बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बलून का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। बलून को आपने फुला लिया, ठीक है, तो बलून एयर का एक सिस्टम हो गया, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये बलून को आपने फुला लिया, ठीक है। अभी आप उसको हाथ से यहाँ पे ऐसा करके पकड़ के रखे हो, एयर जो है वो बाहर स्नीक आउट नहीं कर सकता, बाहर बिल्कुल भी निकल नहीं सकता। आपने छोड़ दिया, क्या होगा, एयर निकल जाएगा, इसको प्रपल्जन मिल जाएगा ऊपर की तरफ। ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है, राइट, वेरिएबल मास सिस्टम का। समय के साथ यदि मास में बदलाव आता है, बढ़ने वाला या घटने वाला, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है सर, इतना तो समझ गए, अब क्या करें। अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो रॉकेट के लॉन्च को समझते हैं। देखें, बड़े सारे अभी आपको पैरामीटर से परिचय कराना है, ठीक है, तब जाके आप समझ पाओगे रॉकेट के इक्वेशन को अच्छे से। सबसे पहला एम नॉट और वी नॉट क्या है मैं बता देता हूं। एम नॉट मतलब होता है रॉकेट का इनिशियल मास। इसमें रॉकेट का तो मास है, लेकिन रॉकेट का फ्यूल भी इंक्लूडेड है, राइट। इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द फ्यूल। इनिशियली रॉकेट की वेलोसिटी वी नॉट है। हालांकि कुछ उत्पाती लोगों के चक्कर में मुझे वी नॉट का वैल्यू ऐसा कहना पड़ेगा कि नॉन जीरो भी हो सकता है। देखिए, ऐसा संभव है। दीपावली में कई लोग ऐसा ये बोतल है, बोतल के अंदर रॉकेट को रखते हैं, राइट, ऐसा रॉकेट को रखते हैं, और यहाँ पे लगाओगे आप तीली रहती है ना, यहाँ माचिस से जलाओगे तो ये जलेगा एंड इट्स ऑफ, ब्लास्ट ऑफ, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कई लोग बड़े बदमाश होते हैं, वो क्या करते हैं, तो रॉकेट को ऐसा हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर आग लगाते हैं और ऐसा करके छोड़ते हैं, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ छोड़ते हैं। तो इसीलिए मुझे वी नॉट एक पैरामीटर बनाना पड़ा, नहीं तो मैं इसको जीरो भी मान सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोतल में रखे हो तो वी नॉट क्या है, जीरो है भाई। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं यार। एम नॉट इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द फ्यूल, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। ठीक है सर, इतना समझ गए। अब मान लीजिए ये सारी कहानी लॉन्च से पहले की है, 0 सेकेंड्स। लॉन्च हो चुका है, कुछ देर बाद मैं अपना घड़ी को देखता हूं, मैंने देखा टाइम कितना है t। उस टाइम t पे रॉकेट का नेट मास, इसमें फ्यूल का भी इंक्लूडेड है, अब कितना है मास m। तो m मतलब है मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, और v मतलब है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ये दो बातें भी क्लियर हो गई। अब और बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फ्यूल जल के बाहर निकल गया, ओके, फ्यूल कम होगा, वो एग्जॉस्ट बन जाएगा, एग्जॉस्ट टेल कहते हैं हम इसको। देखिए बच्चों, अब कुछ और भी बातें, यहां से एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो एग्जॉस्ट को भी सम्मान देने के लिए मैंने यहां पे पैरामीटर बनाया, इसको हम कहते हैं वीजी।
नीचे की तरफ। अब देखिए यहां पे आप सिर्फ इन दोनों स्टेजेस पर ध्यान दें। यहां पर फ्यूल है काफी सारा, अब यहां पे कम हो गया, तो कुछ कम हो गया। तो यहां पे कितना था पहले सर m, और यहां पे कितना था m था, m से कुछ कम हो गया, कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे सर डेल्टा m कम हो गया। वो डेल्टा m कहां गया, ये एग्जॉस्ट बन के निकल गया, तो यहां पे डेल्टा m है। दूसरी बात, एक बात तो पक्की है, यहां पे वेलोसिटी v है। अच्छा, वेलोसिटी का अगर कोई आपसे पूछता है कि डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे भाई वो तो हमेशा ऊपर की तरफ है, 1D मोशन का केस है, ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट, तो वेलोसिटी कितनी है, v है। अब देखिए ये वेलोसिटी एग्जॉस्ट टेल है, राइट, ओके। तो अब वेलोसिटी जब यहां से यहां और फ्यूल जल गया, तो यहां पे वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो यहां पे v प्लस डेल्टा v हो जाएगी। इसका भी डायरेक्शन कहां रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो देखिए यहां पे एक मोमेंटम बन रहा है अपवर्ड मोमेंटम, और ये बन रहा है बैकवर्ड मोमेंटम। फॉरवर्ड मोमेंटम एंड बैकवर्ड मोमेंटम भी बिंदास आप कह सकते हो। ओके, बेसिक्स क्लियर हो गए। अच्छा, कुछ मैं मिस कर रहा हूं मेरे ख्याल में, वीजी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं। वीजी आप चाहो तो नोट कर लो इन सब चीजों को, ठीक है, बाद में मैं इनको हटा दूंगा स्क्रीन से। वीजी मतलब है वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। मतलब धरती पे कोई खड़े होकर इस रॉकेट के लॉन्च को देख रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो पीछे की तरफ नीचे की तरफ जो गैसेस निकल रही हैं निरंतर, उनकी वेलोसिटी कितनी है, वीजी। अच्छा, एक तो ये, दूसरा है यू। यू मतलब है ये भी एक प्रकार का रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप समझो कैसे, अगर आप रॉकेट से इन गैसेस को निकलते हुए देख रहे हो, इस एग्जॉस्ट टेल को देख रहे हो, तो आपको जो वेलोसिटी प्रतीत होगा वह यू है। मतलब वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, या विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट, ऐसा बोल लो आप। कई सारे पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप ये सोचो, रॉकेट को यहां से लेके यहां तक ले जाने के लिए क्या कोई आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा? डू यू रिक्वायर और नीड और डू यू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू पुश द रॉकेट इन द अपर डायरेक्शन? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इंटरनल फोर्स है, ठीक है, वही अपथ्रस्ट है। अभी आपको समझ में आएगा। एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ नहीं है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है मतलब वो जीरो है। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। पिछला लेक्चर मेरा देखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पूरा धागा खोल के रख दिया है मैंने, एकदम एकदम बच्चे के जैसा आपको फिजिक्स समझाया है मोमेंटम का। जरूर देखिएगा, अगर वो देख लेते हो तो ऑल दीज थिंग्स विल बिकम ऑटोमेटिकली वेरी इजी फॉर यू। तो मोमेंटम, यहां पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड हेंस वी आर गोइंग टू राइट मोमेंटम एट टाइम t इज इक्वल टू मोमेंटम एट टाइम t प्लस डेल्टा t। अब यहां से कैसे एनालाइज करना है हमें ये सोचना है, ठीक है। ये सारा कहानी नोट कर लिए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, तो मोमेंटम बिफोर, मोमेंटम आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर ऐसा समझ लो आप, राइट, टी टाइम पे t प्लस डेल्टा t टाइम पे। ओके, बड़े यहां पे देखिए कितना आएगा मोमेंटम एट टाइम t। तो सर पूरे रॉकेट का मास m है, वेलोसिटी भी v है, बिंदास स्टेज में m इंटू वी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। ये क्या लगाए हमने, यहाँ पे वास्ता दे दो, यहाँ पे वास्ता दे दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा सर मास इंटू वेलोसिटी, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं, काफी कुछ है। यहाँ पे देखो अब एक मोमेंटम फॉरवर्ड, these two fellows are going to be multiplied, तो लिख देते हैं m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v, ठीक। अब इसकी बारी, एक तो ये गया, लेकिन पीछे टेल भी तो बन रहा है, राइट। तो टेल में देखिए इतना तो कम हो गया ना, उसका डेल्टा m कम हो गया, वो कम होके क्या बन गया, एग्जॉस्ट गैस बन गया, तो वो यहां से निकल रहा है। तो vg इंटू डेल्टा m, लेकिन vg कहाँ है, नीचे की तरफ है। अल्टीमेटली माइनस जब vg रखोगे आप, तो ये हो जाएगा डेल्टा m टाइम्स ऑफ vg, ठीक है। यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे फिर माइनस रखते, तो मैंने क्या किया, एक बार में यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया और खेल खत्म कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा vg, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, इंटू vg। चलो इतना तो समझ गए हम। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकता है। ओके, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो है ना यहाँ पे,
ये दो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं। डेल्टा एम मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुत ही छोटा सा मास जो है वो कम हुआ है और वो अल्टीमेटली एग्जॉस्ट बन के निकल गया। इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैथमेटिक्स में जब दो छोटे क्वांटिटीज टकराते हैं, मान लीजिए 0.01 वो टकराया 0.02 से, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना ये और छोटा आएगा, 0.000 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो जब दो छोटे क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है, बहुत छोटे अगर क्वांटिटीज हैं तो आप उनको बिंदास नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से अप्रोच क्या रहता है आपको ये सोचना है। अब देखिए एम डेल्टा वी और डेल्टा एम वी डेल्टा एम, तो मेरे को डेल्टा एम और डेल्टा एम कॉमन नजर आ रहा है। ये दोनों टर्म्स को मैं उठा के इस तरफ लाता हूं। तो ये पहला पड़ाव है हमारे पूरे के पूरे एनालिसिस का। एक काम करते हैं, थोड़ा सम्मान के लिए मैं इसको एक नाम दे देता हूं, इक्वेशन 1। ठीक है, बड़े तसल्ली से करेंगे। मेरा एक सुझाव है, आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा सा समय लगेगा इन सारी चीज़ों को पढ़ाने का, और 1.25x कर लो नीचे प्लेयर सेटिंग में जाके। चलिए अब आगे, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था यू से परिचय करवाया था। यू मतलब था वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट इज इक्वल टू वेक्टर वेलोसिटी of the exhaust gases with respect to an observer on earth, velocity of the rocket with respect to an observer on earth। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, ये असल में कुछ और नहीं, ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, यू की बात कर रहा हूं। यू प्लस होगा माइनस होगा वो अपने आप वर्कआउट होकर आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये है वो। बात समझ में आया? मैंने कॉमा ई करके लिखा नहीं था, जनरली मैंने लिख दिया था। क्या लिखोगे आप उसको, वीजी, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो भैया यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि है तो 1D का केस, लेकिन जो ऊपर रहेगा, भले वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वो फोर्स हो, ऊपर में पॉजिटिव, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी नीचे की तरफ अगर वो वेक्टर है तो उसको माइनस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर ये माइनस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। भाई धरती से जब आप देख रहे हैं तो रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, तो रॉकेट की वेलोसिटी v है। बात समझ में आया, कितनी है, ये v है। इसको जरा हम अगर सॉल्व करें, सो दिस इज गोइंग टू वर्क आउट एज vg प्लस v, ये माइनस कॉमन निकाल सकता हूं मैं, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूं। vg प्लस v इज इक्वल टू माइनस यू, एंड लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख दो। ठीक है, मैं सीधा लिखता हूं 2 इनसाइड 1। अगर हम ऐसा करते हैं, 2 को 1 में रखते हैं, मतलब 2 से ये वैल्यू उठा के हम लोग 1 में रखते हैं, v प्लस वी जी में, तो ये क्या हो जाता है जरा देखें। तो ये जो कहानी चल रही है कितने देर में हुई, यहां से यहां तक की कहानी, डेल्टा टी टाइम में। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखें, नेगेटिव यू डेल एम बाय डेल टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाय डेल टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि यार ये जो भी कहानी चल रही है बहुत ही छोटे से समय सीमा के लिए, बहुत ही छोटा सा टाइम में चेंज आया, बहुत ही छोटा सा, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0 नहीं है, बट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट। तो आपको लगाना है लिमिट, ठीक, इन द लिमिट। अब यहां पे लगाना है आपको लिमिट, कैसे लगाओगे जरा ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस यू, यहां पे आप लगा लो लिमिट, ये लिमिट लगेगा डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी है ये टेंड्स टू 0 है, इज इक्वल टू एम, फिर से लगा लिमिट, अब आ जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0, राइट। आपको पता होगा अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देख रखे हैं, अगेन ये जो क्वांटिटी निकल करके आती है इसको हम कहते हैं dm बाई dt। जब बहुत ही छोटे से इंटरवल की मैं बात करता हूँ ना, बहुत ही छोटा सा चेंज, तो ये जो डेल है वो बदल जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर में, ये dm बाई dt हो जाएगा और ये dv बाई dt हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, माइनस u dm बाई dt, dm बाय dt इज इक्वल टू m dv by dt। so that's a very important result। ओके, ये हो गया रिचार्ज।
अब आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सर हम तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले थे, हम तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने वाले, तो सब करेंगे अभी। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखो कैसे। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ। ऑलराइट, यहां पे देखें। अब आप देखिए dm/dt और ये mdv/dt, मैकेनिक्स में आपको पता है ये जो dv/dt है ये कुछ और नहीं, ये एक्सेलरेशन है। आप इसको बिंदास एक्सेलरेशन लिख सकते हो। चलो लिखते हैं। तो यहां पे आ जाएगा LHS में -u dm/dt इज इक्वल टू ma। सीधा मैं लिखता हूं, और ये ma कुछ और नहीं है तो फोर्स है। तो यहां पे बच्चों सीधा हम इक्वेशन बना रहे हैं, फोर्स बराबर -u हो गया dm/dt। ये बहुत बढ़िया हुआ हमारे साथ, ये हमारे पास ये बन गया। और ये जो हमारे पास आया है इसी को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। सर फोर्स हो गया, क्या एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे देखिए आप, a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, -u, और ये m को नीचे ले जाओ। ये क्या कैलकुलेट हुआ, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन भी हो गया। ठीक है, अब आप हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि सर ये m कैसे कैलकुलेट किया जाए। एट एनी टाइम t, फ्यूल तो हमेशा कम हो रहा है, ये मास जो है ये तो वेरिएबल है, तो किसी भी टाइम t पर अगर ये मास कैलकुलेट करना है तो उसकी कहानी कैसे पूरी करेंगे थोड़ी देर में बताते हैं। आखिरी में जब पूरे फॉर्मूलेज में समराइज करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, तब देखेंगे। एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, वेलोसिटी, इस पे ध्यान दो आप लोग। एक काम करते हैं, इस m को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, इस m को नीचे लेके आते हैं और dt और dt को कैंसिल करो आप, m को बस नीचे लेके आओ। तो -u dm/m ऐसा लिखते हैं फ्रॉम वन बाद में लिख देना, -u dm/m इज इक्वल टू कितना, -u dm/m इज इक्वल टू dv। किसका वास्ता दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। बहुत बढ़िया, लगा दो इंटीग्रेशन। ठीक, ये लगा दो, ये लगा, ये लगा। वेलोसिटी शुरुआत में कितनी है सर, v0 है। कितनी हो गई, v हो गई। शुरुआत में मास कितना था सर, पूरा मास जो था ना नेट, वो m0 था। और कुछ देर बाद यहाँ पे सर एट एनी टाइम t, जैसे एट एनी टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई, वैसे ही एट एनी टाइम t उसका मास हो जाएगा m। बहुत बढ़िया, छोटा सा कैलकुलस का है। देखिए, पता नहीं कितना कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। ये जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग। ये जो ln मैंने लिखा है, कई लोग उसको लिखते हैं log बेस ई, तो ln x लिखा हुआ है, मतलब ये है log x बेस ई। इतना याद रखो यार। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ln m। इसमें आपको लिमिट लगानी है m0 से लेके m। दूसरा इस तरफ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ v आएगा। इसमें आपको लिमिट लगाना है v0 से लेके v। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ और कहानी खत्म करो। अरे मैं यहाँ पे -u लिखना भूल गया, ठीक है, सम्मान के लिए, तो -u लिखेंगे फिर से, ln m माइनस ln m0 बराबर v माइनस v0। खेल खत्म। माइनस साइन को भी अंदर ले जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ, कर लो आप, माइनस साइन को भी अंदर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, इसे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस को हटाओ, u लिखो, ये हो जाएगा ln m0 माइनस ln m इज इक्वल टू v माइनस v0। तो फाइनली मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, u ln m0 अपॉन m। लॉगरिथम, भाई आजकल बच्चे लॉग पढ़ते नहीं, तो जैसे log a प्लस log b की मैं बात करूँ, ये होता है log ऑफ, ब्रैकेट में लिख लो ab। उसी प्रकार से log a माइनस log b होता है log ऑफ, जैसे वहां मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो जाता है डिवाइड, a बाई b हो जाएगा। तो मैंने m0 बाय m कर दिया, राइट। आप चाहो तो माइनस साइन लेके भी चल सकते हो, तो फिर m बाई m0 हो जाता, वो इतना हुआ। और ये हो जाएगा किसके बराबर, v माइनस v0 के। फाइनली इक्वेशन बना देते हैं हम, राइट। तो इक्वेशन बना देते हैं, ये v बराबर v0 u ln m0
बाय एम। तो जैसा मैंने वादा किया था, किसी भी पल अगर आपको कैलकुलेट करना है उसका वेलोसिटी, यह है उसका फॉर्मूला, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी पल उसका एक्सेलरेशन, ये है फॉर्मूला, किसी भी पल उसका फोर्स, ये है फॉर्मूला। आप सोच सकते हो सर ये कैसा है, ये माइनस में क्यों आ रहा है? अरे भाई माइनस में तो आएगा ना, क्या क्वांटिटी की बात कर रहे हो? ये सारे के सारे क्या है? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। भाई ये सारे वेक्टर्स हैं, तो हम वेक्टर्स के साथ डील करते हैं तो वैसे तो आई जे के का यूज करते हैं। ये 1D का केस है तो आपको आई जे यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर 2D का केस होता तब वहां पे यूज करते। एक बात को समझो आप, अल्टीमेटली जा कहां रहा है? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। एक्सेलरेशन कहां पे हो रहा है? भाई ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन पता है क्या इंडिकेट कर रहा है? वह ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। ये नेगेटिव साइन यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अपथ्रस्ट कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है वो, और ये वेलोसिटी कहां लग रहा है? भाई वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट। ठीक है, वो कहां है? नीचे की तरफ। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, बस यही इंडिकेशन है, समझो इस बात को। ठीक है, तो यार जितनी कहानी मुझे समझानी थी ये तो मैंने समझा दी। इसको आप नोट कर लो, एक अभी नहीं नोट कर रहे हो साथ में तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया। एक सवाल भी बनाएंगे हम लोग। अच्छा, जैसा कि मैंने वादा किया था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको बताऊंगा, ये तो नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी का केस है। हमने ग्रेविटी के इफेक्ट को लिया ही नहीं। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को भी साथ में लेकर चले तो वेलोसिटीज कैसे बदलेंगी, अपथ्रस्ट कैसे बदलेगा, एक्सेलरेशन किसी भी पल कैसे बदलेगा, ये सारी चीज भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए, हमने रॉकेट के डायनामिक्स को समझा और हमने अपथ्रस्ट कैलकुलेट किया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन जिस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये सब ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके हमने वर्कआउट किया। 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला है अपथ्रस्ट का, लिखते हैं क्या? अपथ्रस्ट एफ क्या है? -u dm ओवर dt, ये हुआ। मैच कर लो आप अपथ्रस्ट। दूसरा है एक्सेलरेशन का और तीसरा है वेलोसिटी का। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, कितना? -u/m, और ये हो जाएगा dm/dt। अब आप सोचोगे कि सर m क्या होगा? m जो है, ठीक है, और एनी इंस्टेंट क्या है, इसको t बोल लो आप सीधा। अब ये मास, भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा इसका मास जो है घटते जाएगा। मैक्सिमम कितना घट सकता है? भाई जब ये फ्यूल टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाए, राइट। अच्छा, तो किसी भी पल अगर आपको पूछे कि भाई एट टाइम t रॉकेट का नेट मास बताओ, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आपको आना चाहिए। तो देखिए m बराबर होगा, भाई शुरू में कितना था? m0 माइनस, आप लिखोगे, आपको ये पता होना चाहिए इजेक्शन रेट क्या है। मतलब यहां से जो मास निकल रहा है ना, यहां से घट के जो यहां से निकल रहा है गैस बन के, ये इजेक्शन रेट क्या है? उस इजेक्शन रेट को हम कहते हैं डेल m/del t। इसको सीधा dm/dt लिखो ना यार, क्यों टेंशन लेना। कितना लिखेंगे हम इसको? dm/dt, राइट। ये देखो, कहानी ऐसी है, मान लीजिए इजेक्शन रेट है आपका 70 kg/s। ठीक है, कोई पूछता है कि भैया t बराबर, और शुरुआत में जो मास है वो है मान लो 1000 किलो। जो फ्यूल है शुरुआत में कितना है? 1000 किलो। m0 का वैल्यू 1000 है। अब 70 kg/s है, तो मान लीजिए आपसे कोई बोला कि भाई चौथे सेकंड में मास कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? यार शुरुआत में तो 1000 था, ठीक, 1 सेकंड में 70 किलो निकल रहे हैं, राइट। तो 4 सेकंड में कितने लगेंगे? 4 से गुणा हो जाएगा। तो बेसिकली वही हो रहा है यहाँ पे, 70 किलो क्या है? ये dm/dt है, ये dm है ऊपर और नीचे क्या है? dt है। बात समझ गए? यही है इजेक्शन रेट, मल्टीप्लाइड बाय 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस मास व्हिच इज कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग, राइट। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो आप लोग सब। फोटो ले लेना या नोट कर लेना। तो इतना भी हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा क्या है? भाई तीसरा है वेलोसिटी का हिसाब किताब। वेलोसिटी v, ये बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस u टाइम्स ऑफ ln मास एट एनी इंस्टेंट, मास इनिशियल, राइट। ये 3 फॉर्मूलेज आप देख लो, और चाहो तो इसको 0 पुट कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी को 0 रख सकते हो अगर उत्पाती नहीं हो तो। ओके,
ठीक है सर, अगर ग्रेविटी को हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा ये बताएं आप। चलो बताते हैं आपको। कंसिडरिंग ग्रेविटी, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी लिखा था, अब दूसरा कंसिडरिंग ग्रेविटी। देखो यहां पे आप सोच रहे हो कि सर फोर्स का वैल्यू तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये नीचे है, फोर्स ऊपर है, इसीलिए आपको ये साइन का डिफरेंस नजर आ रहा है। जब आप इसकी वैल्यू प्लग इन करोगे, असल में मान लीजिए ये वैल्यू आती है, ये 1000, ये जो वैल्यू है 1000 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो यहाँ -1000 रखोगे आप, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, राइट। कुछ इस प्रकार की कहानी है। ये जो फोर्स है, अब आपको ये सोचना है यहां पे कौन सा फैक्टर ऐड करना है जब ग्रेविटी की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, रॉकेट का कुल मास, नेट मास एट एनी इंस्टेंट कितना है? m है, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा? एक फोर्स mg लगेगा। तो आप यहां पे बच्चों चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -u dm/dt और प्लस हो जाएगा यहाँ पे mg। अरे रे रे, प्लस नहीं होगा, क्या होगा? माइनस होगा। अगेन वेक्टर्स, mg कहाँ लगता है? नीचे। नीचे क्या है? समझ गए? ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है जी। -u/m dm/dt, m ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो सर एक्सेलरेशन लिखते हैं -u/m dm/dt। अब ये एक्सेलरेशन कहाँ है? सर ये तो ऊपर है। एक्सेलरेशन कहाँ है? सर ऊपर है। आप जो प्राकृतिक एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाएगा, धरती क्या करेगा? उसको नीचे खींचेगा। किससे? जी से। नीचे मतलब सर नेगेटिव, मतलब -g। समझ गए? एक्सेलरेशन भी क्लियर है। तीसरा क्या बच गया? वेलोसिटी। चलो देखिए, अभी तक हमने काइनेमैटिक्स में जब इक्वेशंस डेवलप किए थे, आपको याद होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए, तो v = u + at ut + ½ at², तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था। ये जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी कुल मिला के, उसमें दो हिस्से होंगे, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। जी जो है अर्थ के सरफेस के आसपास, वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला मैं बना के दूंगा आपको, ये भी असल में इसको पूरी तरीके से हम सही कह नहीं सकते, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, क्या है यार भूल गया मैं, v0 प्लस u ln m0/m। ठीक है, m0/m हुआ। ठीक है जी, एक तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के कारण प्लस यहाँ पे gt, लेकिन प्लस नहीं पुट करूंगा मैं, प्लस नहीं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे। मेरे ख्याल में इतना आप समझ गए, क्योंकि जा कहाँ रहा है अल्टीमेटली? ऊपर। ऊपर वाला जो एक्सेलरेशन है वो तो पॉजिटिव है आपका ये, लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन लग रहा है प्राकृतिक ड्यू टू ग्रेविटी, वो कहाँ लग रहा है? नीचे। वैसे भी बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो v = u + at जब आप लगाते हो, a बराबर -g रखते हो, याद है ना आपको? समझ गए इतना? ठीक है सर, राइट। इतने सारे फॉर्मूलेज हैं। एक सवाल बनाते हैं, इसको मैं बताता हूं। ओके, तो एक रॉकेट की बात हो रही है जिसका इनिशियल मास दिया हुआ है हमें 6000 किलो, राइट, 6000 मास, इनिशियल मास। तो चलो करते हैं इसको, जो जो डेटा हमको दे रखे हैं उनको फटाफट लिखते जाते हैं। ओके, एक एग्जांपल समझा देते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, आसान होगा आपके लिए। फिर जितने मर्जी सवाल बनाना चाहो बना लो। इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट 6000 kg, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, a rocket of initial mass 6000 kg ejects mass at a constant rate of 16 kg per second. ejects mass at a constant rate, ejects mass, वो eject mass पता है क्या है? dm/dt है। इतना मास नीचे उसके टेल से निकल रहा है, तो आपको dm/dt के बारे में दे रखा है जानकारी। dm/dt ये बराबर हमको दे रखा है कितना? 16 kg प्रति सेकेंड, 16 kg पर सेकेंड। अच्छा, और विथ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप कभी स्पेस, ये रॉकेट का लॉन्च देखिएगा, हमें आपको नजर आएगा कि ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये स्पीड धीरे से बढ़ती जाती है, धीरे से क्या, काफी तेजी से बढ़ती जाती है। ब्लास्ट ऑफ कहते हैं हम लोग उसको, राइट। तो क्या लिखा है? कांस्टेंट रेट ऑफ 16 kg पर सेकेंड विथ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड, कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हमको दे रखा है u का वैल्यू,
ये दे रखा है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। बेहतर होगा इसको मैं लिखूं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया, इतने डेटाज हैं हमारे पास। और क्या करना है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट अ मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। ऑब्जेक्टिव मैं लिख देता हूं आपका। भाई ऑब्जेक्टिव ये है, आपको पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना है अ मिनट आफ्टर, मतलब 60 सेकंड के बाद। 60 सेकंड के बाद, लॉन्च के 60 सेकंड के बाद आपको बताना है। आफ्टर द ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब लॉन्च। निग्लेक्ट ग्रेविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, निग्लेक्ट ग्रेविटी। तो बच्चों एक बात पे ध्यान दें, ये सारे फॉर्मूलेस का हमें इस्तेमाल करना है। और वैसे भी एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए u है हमारे पास, बहुत बढ़िया। dm/dt है हमारे पास 60 kg पर सेकेंड, 16 kg पर सेकेंड। u का वैल्यू है हमारे पास कितना? 11 किलोमीटर, नहीं 11,000 मीटर पर सेकेंड, राइट। याद रखेंगे, लेकिन उसको कैसा पुट करोगे? नेगेटिव पुट करोगे, नीचे की तरफ है, ओके। लेकिन m कितना होगा ये निकालना पड़ेगा ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। m चाहो तो एक बार में वैल्यू हम लोग प्लग इन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, क्यों इतना मेहनत करें, सीधा एक बार में मैं वैल्यू को प्लग इन करता हूं। देखो आप यहां पे a इज इक्वल टू कितना, किधर गए, -u/m dm/dt, -u/m dm/dt। u का वैल्यू कितना है? तो u का वैल्यू हमको दे रखा है 11,000 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ रहता है? नीचे की तरफ। तो ये वैल्यू कितना रखोगे? ये रखोगे आप, माइनस में तो है लेकिन -11,000 हो गया बात, डिवाइडेड बाय मास। मास पे आते हैं, dm/dt की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 16 kg पर सेकेंड। कितना रखोगे? 16 पर सेकेंड में, हिसाब किताब बहुत बढ़िया। अब ये मास के बारे में बात करते हैं। मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम लिखते हैं यहाँ पे इनिशियल मास। ये देखो इनिशियल मास, तो इनिशियल मास हमको दे रखा है कितना? हमको दे रखा है 6000 किलो, ठीक। अब आपको ये देखना है कि 60 सेकंड में कितना मास कम हो गया, राइट। 1 सेकंड में कितना कम होता है? तो 1 सेकंड में 16 किलो कम होता है। तो 60 सेकंड में कितना हो गया? 60 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 16। ये ब्रैकेट लगा देते हैं सम्मान के लिए। ये बना हमारा हिसाब किताब। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो तकरीबन आपका आंसर आ जाएगा 34.9। इसको आप मानो लगभग a इज इक्वल टू 35, क्या आंसर किस में आएगा? जाहिर सी बात है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही खतरनाक एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है पूरी की पूरी कहानी इस सवाल की। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि भाई आप और भी सवाल जा करके बनाएं, वेरिएबल मास सिस्टम पर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में नीचे लिख करके बताएं कि क्या आप और वीडियोस देखना चाहते हैं वेरिएबल मास सिस्टम्स पर, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, राइट। नहीं तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। तो बच्चों आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ और सीखने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए टेक केयर, नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।